छत्तीसगढ़ में एक बार फिर झीरम घाटी मामले पर सियासत गरमा रही है। बहुचर्चित झीरम घाटी कांड के नए आयोग की सुनवाई और कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य शासन के नए आयोग के गठन करने की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इधर बीजेपी का कहना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला सरकार को आईना दिखाने वाला है। ये सरकार जांच को प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल में रखने के बजाय, ओपन करने के बजाय आनन फानन में नई कमीशन इन्होंने बना दिया। नई कमीशन बनाने के बाद में पुरानी कमीशन की लीगल वैधता क्या रहेगी? सरकार की जवाबदारी थी कि उसको विधानसभा में प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करने के बाद में उस प्रतिवेदन को ओपन करना, और ओपन करने के बाद में फिर वो प्रतिवेदन में क्या आया है सबके सामने में आ जाती है। मुख्य प्रश्न ये है कि सरकार इसको ओपन करना क्यों नहीं चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए तो खुद सीएम भूपेश बघेल ने मामले को लेकर कहा है कि न्यायालय कोई भी जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या बात है जिसे बीजेपी छुपाना चाह रही है। न्यायालय तो कोई भी जा सकता है, लेकिन धर्मलाल कौशिक हर बार, ये 2 बार हो गए उनको कोर्ट जाते हैं। एक, नान घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वो गए। झीरम घाटी में जब आयोग की रिपोर्ट पूरा नहीं आया था तो फिर से उसको आगे बढ़ाए हैं, 2 सदस्य बनाए हैं, तो उसमें तकलीफ हो रही है। क्या बात है जिसको छुपाना चाहते हैं? झीरम कांड 25 मई 2013 को हुआ था। इस हमले में तत्कालीन पीसीसी चीफ नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा समेत 25 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की मौत हुई थी। लेकिन इस हमले को 9 साल बीतने के बाद भी झीरम हत्याकांड के पीछे का सच अब तक सामने नहीं आ पाया है। यह मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी हाईकोर्ट के अगली सुनवाई में सरकार की ओर से बनाए गए नए जांच आयोग पर क्या फैसला आता है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। जांच में उलझता जा रहा है सच। आखिर कब आएगा झीरम का सच? जी हां, 25 मई 2013 को यह घटना हुई थी और ऐसे कैसे मिल पाएगा झीरम के शहीदों को न्याय? अपने आप में बड़ी बात है। जी हां, अब तक 1 दशक होने को है, लेकिन झीरम का सच अब तक सामने नहीं आ पाया है और मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि झीरम के सच के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल, आगे बढ़ने से पहले झीरम को लेकर ताजा अपडेट क्या है ये आपको बताते हैं। झीरम जांच पर ताजा अपडेट यह है कि झीरम जांच की रिपोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने सरकार को सौंपी थी। नियम के मुताबिक इस रिपोर्ट को 6 महीने के भीतर विधानसभा के पटल पर रखना था, लेकिन जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जो है हाईकोर्ट गए थे और इसके पहले थोड़ी सी पहले और ले चलूं तो भूपेश बघेल सरकार में जांच आयोग का पुनर्गठन किया गया था। इसके विरोध में धर्मलाल कौशिक ने याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर फिलहाल 4 जुलाई तक इस पूरे जांच आयोग में रिपोर्ट में जो अभी लगातार जो जांच चल रही है उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही यह भी बात की है कि इसमें 4 जुलाई के बाद फिर आगे की सुनवाई होगी। तो फिलहाल यही बात सामने आ रही कि आखिर झीरम पर जो ब्रेक है, सियासत लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक इस मामले पर क्या था, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगातार कांग्रेस लगाती आई है, लेकिन आज तक उसकी सच्चाई का पता नहीं चल पाया। तो आखिर ये ब्रेक क्यों हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ दौलत रोहड़ा जी हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं झीरम कांड के। मेरे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ अमित चिमनानी जी मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले दौलत जी के पास ही चलता हूं मैं। दौलत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है 25 मई 2013 को ये घटना हुई थी झीरम की, जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा कांग्रेसी नेताओं को, साथ में सिक्योरिटी के जो वहाँ पर सिपाही थे, कुछ अधिकारियों की वहाँ पर हत्या कर दी थी नक्सलियों ने, शहादत वहाँ पर हुई थी। उसके बाद हमने देखा बस्तर पुलिस ने जांच शुरू की थी, चूंकि उस समय यूपीए की सरकार थी, एनआईए का गठन किया गया। उसके बाद जांच आयोग का गठन किया गया। उसके बाद सीबीआई की भी एंट्री होने वाली थी, लेकिन सीबीआई की एंट्री हो नहीं पाई। अभी नए जांच आयोग का गठन यहाँ पर हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी आप रहे हैं, जांच अभी तक सही डायरेक्शन में गई है? जांच तो अभी सही डायरेक्शन में नहीं गई है।
उसका कारण ये है कि जब ये घटना हुई उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने न्यायिक आयोग गठित किया था जिसको 6 महीने में अपनी जांच पूरी करनी थी। और देश में केंद्र में सरकार थी, उन्होंने एनआईए का गठन किया था। एनआईए की जांच चल रही थी। 6-8 महीने बाद चुनाव हुए और भाजपा की सरकार बनी और एनआईए की रिपोर्ट भी ऐसे यानी ऐसे ही जांच उसको लिखा पोती करके पेश कर दी गई, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी लोगों से पूछा नहीं गया। अब न्यायिक जांच को 6 महीने में अपना जांच देना था, 100 महीने से ऊपर हो गए, 8 साल से ऊपर हो गए। उन्होंने जांच रिपोर्ट बाद में दी। अब उस जांच रिपोर्ट में कोई त्रुटि है, राज्य सरकार कह रही है, और उन्होंने एक न्यायिक जांच अलग से गठित किया है, तो उसको जांच करने में क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। भाई इसका सत्य तो सामने आ जाए, देश और प्रदेशवासियों को, हम लोगों को पता तो चले कि इसमें कौन है। ऐसा रोक लगाने का कार्य किसको किया जा रहा है? अमित श्रीवास्तव जी, अगर धर्मलाल कौशिक न्यायालय जा रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? न्याय पाना हर आदमी का अधिकार है। अगर वो न्यायालय जा रहे हैं, सीएम साहब बोल रहे हैं कि दान घोटाले के मामले पर भी वो न्यायालय गए थे, झीरम मामले की जांच रोकने के लिए भी वो न्यायालय जा रहे हैं, तो न्यायालय जाना तो हर किसी का अधिकार है। आप खुद पेशे से एक वकील हैं, दिक्कत क्या हो रही है अगर वो न्यायालय जा रहे हैं तो? देखिए, न्यायालय जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को अधिकार प्रदत्त दिया है कि वो न्यायालय जा सकता है अगर उसे कुछ गलत लगता है तो। लेकिन दुख का विषय ये है कि ये जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक नरसंहार था, जो ये दुखद घटना थी, 8 साल हो गए जिस प्रकार से अभी दौलत भैया ने कहा, और हमने तो कहा है शुरू से कि राज्य सरकार कोई भी एजेंसी से जांच करवा सकती है जब तक उन शहीद परिवारों को न्याय ना मिले। क्या देखिए, तारीख बदल गई, साल बदल गए, लेकिन आज वो शहीद परिवारों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। आज छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ये जानना चाहती है कि झीरम में क्या हुआ था। और जिस प्रकार से आप देखिए कि हमारी सरकार, हमेशा भाजपा के लोग कहते हैं कि उस समय आपकी सरकार थी, आपने एनआईए को लाया था। ठीक कहते हैं आप, हमारी सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, हमने एनआईए को लाया था। और जिस तक एनआईए थी, आप देखिए कि चालान भी पेश हो रहा था। और जिस प्रकार से उन 2 नक्सलियों का नाम, रमन्ना और गुडप्पा, दोनों का जो नाम था, उसमें चार्जशीट से उस समय तक था। और उसके बाद विज्ञापन भी निकाला गया था कि कैसे उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। लेकिन उसके बाद 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आती है और वो पूरी जांच को डिटेल कर दिया जाता है। वहां से अगर आप देखेंगे, आज इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि दौलत भैया वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, आई विटनेस थे, लेकिन एनआईए ने इनको भी बयान देने के लिए नहीं बुलाया। मेरे बहुत से दोस्त वहां पर आई विटनेस थे, उनको भी नहीं बुलाया गया। जिनको गोलियां लगी थी उनको नहीं बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात आदित्य जी, अगर वो शहीद परिवार जो जितेंद्र मुदलियार जी ने वहां पर रिपोर्ट लिखाई थी दरबा में, एनआईए ने कहा था 2016 में कि इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि हमारे दबाव के बाद जब रमन सिंह जी ने 2016 में कहा था कि उसकी जांच होगी, सीबीआई से हम जांच कराएंगे, और वो एक सर्कुलर डिप्टी डिपार्टमेंट, ये लेटर मेरे पास है और मैं एक आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द एनआईए हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड द इन्वेस्टिगेशन। ये कह रहे हैं 13/12/2016 को। आपके जनता को मैं दिखाना चाहता हूं ये लेटर। इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड बाय, कौन कह रहा है? एनआईए। और जब दरगाह थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है 2020 में, तो वो आके कहते हैं कि ये केस हमको ट्रांसफर कर दिया जाए, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन बची हुई है। 2016 में जो कोर्ट में ये कह चुके हैं कि केस कंप्लीट हो चुका है, 2020 में आके वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन वाज अनकंप्लीटेड। तो ये ऐसी क्या वजह है? बीजेपी के लोग क्या वो छुपाना चाहते हैं? और जिस प्रकार आपने कहा कोर्ट जाने का अधिकार सबको है, लेकिन जब सच्चाई छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष हम लाने का प्रयास करते हैं, कई बार रिक्विजिशन भेजने के बाद भी हमें वो केस डायरी नहीं दी जाती। क्यों ऐसा क्यों डर है बीजेपी के नेताओं को कि बार बार जब एनआईए और एनआईए से पहले तो कोई भी बीजेपी का नेता
चाहे वो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो हमारे जो रमन सिंह जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे बीजेपी का कोई भी नेता, क्या उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ के रहवासी नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता को न्याय जो चाहती है, झीरम का सच है, उसमें वो हमारी मदद नहीं कर सकते? लेकिन जिस प्रकार से हडल्स पैदा करना, लगातार कोर्ट आप जाएं, लेकिन आप जाइए ना कि एनआईए क्यों नहीं दे रहा है, एनआईए ने क्यों इनका बयान नहीं लिया, तो ज्यादा बेहतर होता, सच बाहर आता। और मैं आपके माध्यम से एक चीज बता दूं आदित्य जी, जब तक झीरम का सच हम बाहर नहीं लाएंगे, चैन से बैठने वाले नहीं है। बस्तर पुलिस उस समय मामले की जांच कर रही थी, एनआईए जब जांच करना शुरू की आपकी सरकार थी, अब आपकी सरकार है, 3.5 साल हो गया। अमित जी, जांच तो आप लोग भी कर सकते थे, आज तक जांच क्यों नहीं कर पाए? बहरहाल मैं वापस लौटूंगा आपके पास। अमित चिमनानी जी मेरे साथ हैं। अमित चिमनानी जी, ये नान का मामला चलता है तो धर्मलाल जी कोर्ट पहुंच जाते हैं, अब झीरम का मामला चल रहा है। जांच आयोग अगर नया काम करना चाह रहा है, कुछ नए बिंदु उसमें शामिल किए जा रहे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र का बिंदु अगर शामिल किया जा रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही? क्यों भारतीय जनता पार्टी इस जांच को नहीं होने देना चाहती? क्या कारण है इसका? इसका बहुत ही स्पष्ट कारण है कि कांग्रेस की राज्य सरकार एविडेंस को टेम्पर करना चाहती है। जो जांच हो चुकी है उसमें जिस प्रकार से इनको डर है और इनको पता है कि इन्हीं के नेताओं के नाम है षड्यंत्र में, तो उसको डिरेल करना और नई जांच एजेंसी बैठा करके कहीं ना कहीं उस पर लीपापोती करने की कोशिश करना या जनता के सामने वो सच ना आए इसका प्रयास करना, यही कांग्रेस करना चाहती है। नहीं तो जो टीवी चैनल पर कांग्रेस के नेता बोलते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री और पूरी राज्य सरकार बोलती, हम तो चाहते हैं न्याय मिले। अरे न्याय मिले तो पहले जनता को बताओ तो कि मिश्रा आयोग की रिपोर्ट क्या है, आप क्यों छुपा रहे हो उसको? मैं पूरी कर लूं 10 सेकंड। पहले और राज्यपाल जी के पास रिपोर्ट गई तो इनके पेट में दर्द हो गया कि राज्यपाल को क्यों दे दी, राज्यपाल पढ़ लेगी तो कहीं राज्यपाल को पता ना चल जाए। 4 दिन बड़ा हंगामा हुआ, राज्यपाल ने सरकार को रिपोर्ट दे दी, फिर से इन्होंने पेटी में बंद कर दिया रिपोर्ट को। क्यों? अगर आप सच बोलते हैं, पहले ये बताओ रिपोर्ट में क्या है, पहले उसको विधानसभा में रखो। नंबर 1 बात आदित्य जी, बस 10 सेकेंड। दूसरी बात, कौशिक जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अगर हाई कोर्ट में याचिका लगाई और हम गलत होते तो कोर्ट स्टे देता क्या? कोर्ट ने स्टे देके बता दिया है कि कांग्रेस की नियत में खोट है, कांग्रेस गलत काम कर रही है और हमने इस्तीफा मांगा है मुख्यमंत्री का इसके लिए। उस पर जवाब देने अमित जी। अमित जी, मैं थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी का जो कार्यकाल था, लगभग 8 साल 3 से 4 महीने उन्होंने इस जांच आयोग में दिए होंगे। दौलत जी, सही कह रहा हूं ना मैं? उसमें 9 बार करीब देखिए जांच आयोग का जो कार्यकाल होता है वो बढ़ाया गया। 8.5 साल में लगभग जांच हो नहीं पाई। और फिर मैं आपको थोड़ा और पीछे लिए चलता हूं। जब चीफ जस्टिस वो बने उसके पहले उन्होंने और समय मांगा था कि इस आयोग के कार्यकाल को थोड़ा और लंबा चलाना पड़ेगा जब तक पूरी फाइंडिंग्स नहीं आ पाई है। जब सरकार ने मना कर दिया तो अचानक वो रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई। मतलब उसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी था, तभी आयोग का कार्यकाल वो बढ़ाने की बात कर रहे थे। अचानक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी, राज्यपाल के पास सबमिट की, मुख्यमंत्री के पास सबमिट की। अलग विषय, राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल तय मानी थी कि उसमें और समय की उनको आवश्यकता है। फिर अचानक ये रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाती। क्या इसके पीछे भी कोई कारण मानते हैं जी? चिमनानी जी। आदित्य जी, महज हम एक घटना को अगर ध्यान में रखकर निर्णय पर पहुंच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये गलत है। और दूसरा, मैं एनआईए की तरफ से बोलूं, ये इसके लिए मैं अधिकार नहीं रखता। उन्होंने क्यों टाइम मांगा, उन्होंने क्यों फिर बाद में रिपोर्ट दे दी, इसको तो आप चैलेंज करिए ना। संवैधानिक अधिकार है। कांग्रेस में बड़े बड़े वकील हैं, सिब्बल से लेके अमित श्रीवास्तव जी यहां बैठे हैं। अरे कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट जाते नहीं हो, टीवी चैनल में आरोप प्रत्यारोप करते हो और उसके बाद जब कोर्ट में मुंह की खाते हो उसके बाद भी फिर विपक्ष को ही आरोप लगाते हो। आज तो मानो अमित श्रीवास्तव जी कि कोर्ट ने स्टे दिया तो आपकी नियत में खोट थी, ये कोर्ट ने माना है। आप वकील हैं, बड़े विद्वान हैं, आप बेहतर जानते हैं। कोर्ट ने स्टे लगाया तो इसको आपकी हार को स्वीकार आप करिए और कौन लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई करिए। अमित जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, अमित श्रीवास्तव जी, जब विधानसभा पिछली बार लगती थी, जब कांग्रेस के सदस्य अभी जहां बैठते हैं उसके अपोजिट साइड बैठते थे, तब कांग्रेस के बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े नेता ये कहते थे कि जो सबूत है वो हमारी जेब में है। 3.5 साल में क्या सबूत जेब से बाहर नहीं आ पाया? जांच कोई भी करे, जांच आयोग बना, एनआईए ने जांच की, अगर जेब में आपके सबूत है तो जांच एजेंसी को देने में दिक्कत क्या थी? अमित जी देखिए, निश्चित तौर पे आपका कहना वाजिब है, लेकिन हम सबूत किसको दें? उसको दें जिन्होंने चश्मदीद जो आपके साथ बैठे हैं उनका तो स्टेटमेंट लिया नहीं। मेरे कई सारे दोस्त जिनको लिया था उन्होंने, एनआईए ने नहीं लिया था। एनआईए ने नहीं लिया, मैं एनआईए पे ही कह रहा हूं। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहता,
लेकिन जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया, मैंने आपको एक लेटर, एक चीज मैंने आपको दिखाया है, और मुझे ऐसा लगता है जब हम झीरम पे बहस करेंगे 5-7 घंटे का एविडेंस तो मेरे पास है, मैं आपको अभी शो कर सकता हूं, यहां पर समय बहुत कम पड़ जाएगा। देखिए, सबसे अहम बात मैंने कहा ना कि 2014 तक यही NIA जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो लगातार वहां तक पहुंच चुकी थी, और उन बेनकाब हमारा जो षड्यंत्र में शामिल थे उन लगातार जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो अभी तक बेनकाब हो जाते। लेकिन जिस प्रकार 2014 के बाद इनकी गवर्नमेंट आती है और उसके बाद ऐसी क्या विडंबना है, ऐसी क्या वजह है कि हम लगातार इतनी रिक्वेजिशन भेजे, उसके बाद NIA ने हमको डायरी नहीं दिया। अरे आप कह रहे हैं कि आप जाके सबूत क्यों नहीं दिए, सबूत हम किसको दें? देखिए, आप दरबा में जब रिपोर्ट लिखाते हैं मुदलियार जी के बेटे, उन्होंने उसके बाद NIA वापस आ जाता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन, आप हमको एक केस ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या अमित चिमनानी जी जब उस दिन हाई कोर्ट ने उनको रिजेक्ट किया था उनकी अपील, तो आप मानेंगे कि उस समय उनकी हार थी और भाजपाइयों की हार थी? क्या उसके लिए आप माफी मांगेंगे? लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, तो केवल 4 जुलाई तक वो उस पे ब्रेक लगा है, कोई फैसला नहीं आया। मैं वही चीज, मैं पुरानी रिपोर्ट और ऑर्डर की बात कर रहा हूं आदित्य जी। आज की जो ऑर्डर हुआ है उसमें तो ये हुआ है कि इशू नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगा 4 जुलाई के, फिर हम अपने पूरे डेट फाइंडिंग के साथ हम रखेंगे और आप देखिएगा न्याय हमें मिलेगा। लेकिन दुख का विषय यह है कि ये घटना, दुखद घटना, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक आपराधिक साजिश जिसे हम मानते हैं, जिसे हम हमेशा कहते हैं कि ये सुपारी किलिंग है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए, मैं सिलेवार आदित्य जी बहुत कम समय आज डिबेट के लिए हो जाएगा, मैं लगातार ऐसे पॉइंट्स रखूंगा कि आप खुद और जनता खुद डिसाइड करेगी कि वहां पर कुछ ना कुछ लैकूना था। और एक चीज आपको बता दूं, अगर नक्सली हमला था तो नक्सली हमला इतने सालों से हमने देश में देखा है, वो कभी किसी को पूछ के टारगेट नहीं करते। मैं आ रहा हूं सवाल पे, क्योंकि दौलत जी हमारे साथ हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। दौलत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, चलिए पॉलिटिकल लोगों से दिक्कत हो सकती है, नंद कुमार पटेल से दिक्कत हो सकती है, उदय मुदलियार से दिक्कत हो सकती है, महेंद्र कर्मा से भी दिक्कत होती है, दिनेश पटेल का क्या कसूर था जब वहां पर थे? क्या ये लग रहा था वहां पर कि टारगेट उनको भी किया जाना था, या ये लग रहा था कि ये नक्सली घटना नहीं कुछ और घटना है? क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी थे, हुआ क्या था एक्चुअल, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे उस समय? देखिए, नक्सलियों ने जिनको जिनको मारा, न उनका चेहरा जानते थे, न कुछ, नाम पुकार के मारा। इसका मतलब वो सुपारी किलर थे, वो जानते नहीं। भाई दौलत ओझा को गोली मारने तो दौलत ओझा का चेहरा नहीं जानते। महेंद्र कर्मा ने जब अपने आप को सरेंडर किया था, उसको 3 गोली मारी गई। उसके बाद जब हम लोगों को बंधक बनाया गया, पूछा गया ये कौन है, तो हमने बताया महेंद्र कर्मा, तो उसको 72 संगीनों से गोदा गया, ये बाद में, लेकिन गोली पहले मार दी गई। अरे वहाँ ड्राइवर मर गए, जवान मर गए, राहगीर मरे, उन लोगों का क्या दोष था? नेताओं को तो इन लोगों ने मारा जो इनके टारगेट में थे, बाकी भी किसी को नहीं छोड़ा था। और ये तो इस प्रकार से था कि जंगल में किसी आदमी को छोड़ दो, जो करना है जानवर को करना है, ये जानवरों के बीच में उस समय की सरकार ने हमको छोड़ दिया था। अमित चिमनानी जी, ये जांच आयोग तो देखिए अब अभी तो फिलहाल 4 जुलाई तक काम नहीं कर पाएगा, लेकिन सरकार हो सकता है अपनी फाइंडिंग्स दे, सरकार अपनी चीजें रखे, तो हो सकता है आगे बात बने या ना बने, वो तो कोर्ट के ऊपर है। लेकिन इसको रोकने का प्रयास का एक बड़ा आरोप लग रहा है, जो मुख्यमंत्री ने आज ये भी कहा कि जब नान का घोटाले का मामला आता है, जिसमें एक डायरी सामने आई थी, सीएम साहब, सीएम मैडम, उस मामले में भी नेता प्रतिपक्ष कोर्ट गए थे, ये मामला आया, ये फिर नेता प्रतिपक्ष कोर्ट चले जा रहे हैं। अगर जांच आयोग दोबारा बन रहा है या नए तरीके से अपनी जांच शुरू कर रहा है, उसमें कुछ नए बिंदु आ रहे हैं, तो इसमें एक्चुअल अगर राजनीतिक रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान क्यों है, भारतीय जनता पार्टी से रोकना चाह रही है? नहीं, क्या विपक्ष को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है? क्या असंवैधानिक है? नहीं है, संवैधानिक है। और उसके बाद जो चीज हम याचिका में लिख रहे हैं वो तय तो कोर्ट ही करेगी ना। भारतीय जनता पार्टी तो तय कर नहीं रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है कि भाजपा क्यों चली गई? अल्टीमेटली कोर्ट ही तय करती है कि क्या सही है क्या गलत है। नान घोटाले के मामले में जो लोग आरोपी हैं उनको कांग्रेस की सरकार पुरस्कृत कर रही है, पदों पर बैठा रही है। जो लोग मुख्य आरोपी हैं उनका नाम हटवाने का प्रयास कर रही है। तो हम विपक्ष में बैठे हैं, जनता ने हमको दायित्व दिया है, तो क्या हम ये काम न करें? और कांग्रेस को ये कैसे अच्छा लगेगा? जब हम कांग्रेस की ही खामी को उजागर करेंगे तो अमित श्रीवास्तव जी यहां बैठ करके हमारी तारीफ थोड़ी करेंगे, वो तो ये कहेंगे कि भैया गलत कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली न्यायपालिका पे तो विश्वास होना चाहिए ना कि ठीक है भाई, बीजेपी कोर्ट गई है, कोर्ट जो फैसला करेगी हमको मान्य है। अरे डरते क्यों? आपकी जेब में सबूत है। देखिए, जब दौलत जी अभी बोल रहे थे ना आदित्य जी, मन में उस पीड़ा का आभास हो रहा था। इन्होंने पूरा वो एक सीन रिक्रिएट कर दिया कि क्या हुआ था।
यहां बैठे लोगों को, जो लोग सुन रहे हैं, उनको पीड़ा आज भी हो रही है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दुखी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से दुख व्यक्त कांग्रेस के नेता करते हैं, अरे मैं कांग्रेस का नेता होता और मेरे इतने नेता मर गए होते और मेरी जेब में सबूत होते, तो मैं तो दुनिया की नेतागिरी छोड़ करके मैं तो दिल्ली में धरना देता कि भैया मेरे पास सबूत है, ले लो। मैं तो आता ही नहीं रायपुर वापस। तो हम तो यहां देख रहे हैं कि जिनके पास सबूत है वो सत्ता का आनंद ले रहे हैं। क्यों भाई? आप बोलते हो इतनी संवेदनशील घटना है, हमारे इतने नेता मर गए, तो क्यों नहीं सबूत दिया? साढ़े 3 साल अभी आपकी सरकार थी, उससे पहले कितने साल आपके पास सबूत पड़े रहे? ये बात छोटी बात नहीं है, ये आप ही के लिए सवाल खड़े करती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ही नहीं चाहती कि झीरम का सच सामने आए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमित चिमनानी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन आज मुझे पता लगा कि ये बहुत ही संवेदनहीन व्यक्ति हैं। और अगर झीरम का सच बाहर लाने के लिए अगर ये कह रहे हैं अगर मैं कांग्रेसी होता तो क्या आप छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 80 लाख जनता में आपकी गिनती नहीं आती? अगर छत्तीसगढ़, एक सुन लीजिए भाई, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। रुक लीजिए, सुन लीजिए भाई, आपने जब बोला तो मैं बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहा था। सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रकार से 4 तारीख को हमारे को जवाब देना है आदित्य जी, हम जवाब भी देंगे, लेकिन फिर मैं आपके चैनल से माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि जब तक झीरम का काला सच हम बाहर नहीं लाएंगे, कौन कौन उस सुपारी किलिंग में था, क्या उनका उद्देश्य था, और जिस प्रकार दौलत भैया ने कहा कि पूछ के मारा गया, उसके बाद उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप लेके गया, और अगर उस शहीद परिवार को न्याय नहीं मिला है, शहीद परिवार ये कहता है कि साजिश अगर उसमें हुई है, तो उस पर जांच करने में इनको तकलीफ क्यों आती है? अगर हम चाहते हैं उसमें जांच हो तो इनको तकलीफ क्यों आती है? इसीलिए हमने एसआईटी बनाई और हमने जो जांच आयोग बनाया उसमें हमने 9 पॉइंट जोड़े, साजिश को लेके जो पैमाना था जिसपे आज तक जांच नहीं हुई थी। 8.5 पौने 9 साल बाद आपको लगता है सच सामने आ पाएगा? बहुत छोटा सा निश्चित तौर पे सच इसका बाहर हम लाके ही रहेंगे आदित्य जी, चैन से बैठेंगे नहीं, और इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी होगा उसको बिहाइंड द बार, उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, तभी छत्तीसगढ़ की जनता को और उन शहीद परिवारों को न्याय मिलेगा। शायद न्याय का इंतजार तो पूरा शहीद परिवार कर रहा है, लेकिन न्याय आखिर मिलेगा कब, ये बड़ा सवाल है। 25 मई 2013 को घटना होती, लगभग 8.5 साल से ऊपर समय बीत जाता है, लेकिन अभी तक उन शहीदों के परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इसके पहले 3.5 साल से कांग्रेस की सरकार है, दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच आज भी वही है कि झीरम के शहीदों को न्याय आज तक नहीं मिल पाया। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।